लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और उसके साथ ही अब सांसदों के शपथ लेने का वक्त आ चुका है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके मंत्रिमंडल और उसके साथ साथ 266 लोगों ने आज शपथ ली संसद में और सांसद के अपने दायित्व को निभाने की बात कही। अब इसके साथ साथ संसद की कार्रवाई शुरू हो रही है। कल बाकी बचे सांसद भी शपथ ले लेंगे और उसके साथ साथ सभी सांसद जो चुनाव जीत कर आए हैं वो अपनी शपथ के साथ संसद की कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हम सबको यह उम्मीद थी कि इस 18वीं लोकसभा में चीजें कुछ अलग तरीके से होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बीते 10 सालों से विपक्ष एक बहुत ही कमजोर स्थिति में था और ऐसी स्थिति में सरकार अपने दम पर न सिर्फ बहुत बातें कर सकती थी बल्कि अपनी मौजूदगी को विपक्ष के ऊपर सर्वोच्च तरीके से प्रस्तुत भी कर सकती थी। अब विपक्ष के पास 234 सांसदों का समर्थन है, जो कि एनडीए गठबंधन के 300 से कम सांसदों के मुकाबले है। यानी मामला बराबरी का नहीं लेकिन 19-20 का जरूर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन की शुरुआत में अपनी तरफ से जो पिच रखी, पहले आप देखिए। संसदीय लोकतंत्र में आज का दिवस गौरवमय है। यह वैभव का दिन है। तो सभी सांसदों का स्वागत करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर से कहा कि जनता ने एनडीए सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। देश की जनता विपक्ष से भी अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। यहां पर उन्होंने अपने इस एक वक्तव्य के साथ ही विपक्ष को भी यह चेताने की कोशिश की कि विपक्ष भले ही संख्या बल में पहले के मुकाबले अब ज्यादा है, लेकिन विपक्ष की भूमिका एक सकारात्मक विपक्ष की होनी चाहिए। वो एक तरफा नहीं हो सकती और जनता के लिए नुकसानदेह नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आपातकाल के दंश को इस देश ने देखा है और झेला है। लिहाजा विपक्ष में कुछ ऐसी पार्टियां हैं, मसलन कांग्रेस, जो आपात के लिए हमेशा से जिम्मेदार मानी जाती रही है। विपक्ष ने हमेशा यह कोशिश की पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान कि संविधान खतरे में है, संसद खतरे में है। तो अब यह विपक्ष के ऊपर भी निर्भर करता है कि विपक्ष सही तरीके से काम करे। उन्होंने क्या कहा यह हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष का रुख क्या है आज के दिन में। विपक्ष पहले से ही विरोध के तौर पर सामने आ रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं विपक्ष को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नसीहत दी। आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा विपक्ष ने आक्रामक रुख पहले से ही इख्तियार कर रखा था। इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा, जो कि अब एक जगह से अलग हटाकर प्रेरणा स्थल पर लगा दी गई है, वहां पर जाकर संविधान की प्रतियां ली, विरोध और प्रदर्शन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अपनी बातें कही वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। कुल मिलाकर अभी जो लोकसभा में स्थिति बनती दिख रही है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराव डे 1 से शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में तनातनी शुरू हो गई। विपक्ष का यह कहना था और उसका साथ सत्ता पक्ष का क्या कहना है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विपक्ष ने आपत्ति उठाई कि केरला के सांसद के सुरेश, जो कि सबसे सीनियर हैं, उनको जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नियम के मुताबिक प्रोटेम स्पीकर का चयन हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद विपक्ष ने कहा कि के सुरेश सबसे अनुभवी सांसद हैं और 8 बार सांसद रह चुके हैं, लिहाजा प्रोटेम स्पीकर उनको ही होना चाहिए था। इस पर कानून मंत्री ने, माफ कीजिएगा, संसदीय कार्य मंत्री ने यह बताया कि के सुरेश 2 बार चुनाव हार चुके हैं और जबकि माताब साहब लगातार 7 बार से सांसद चुने गए हैं, लिहाजा उनका चुना जाना अपने आप में सही है। विपक्ष ने कहा कि यह जानबूझकर इसलिए किया गया क्योंकि प्रोटेम स्पीकर दलित सांसद हो सकते थे और ऐसा नहीं होने देना चाहता था सत्ता पक्ष।
विपक्ष ने कहा, सत्ता पक्ष ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस जानबूझकर सियासत करती दिखाई दी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार का संसदीय सत्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होगा या कंस्ट्रक्टिव बातचीत होने वाली है, भूल जाइए ऐसी बात, क्योंकि संसद की शुरुआत के साथ ही प्रोटेम स्पीकर पर तनातनी, उसके बाद स्पीकर पद को लेकर तनातनी, यहां पर भी एक नई परिपाटी सामने रखने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये एक तरह से संसदीय प्रणाली में है कि स्पीकर सत्ता पक्ष की तरफ से होता है और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का माना जाता है, ताकि सर्वसम्मति से कामकाज हो। लेकिन एनडीए ने यह तय किया है कि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो और डिप्टी स्पीकर एनडीए की तरफ से हो। लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने स्पीकर के नाम पर भी हैं। इसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके ऊपर जो चर्चा होगी वो तो हम आपको दिखाएंगे ही। कुल मिलाकर देखा जाए तो टकराव की स्थिति डे 1 से बनती दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कमर कस ली है। सबसे पहले तो पेपर लीक कांड एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। नीट, एनईटी, इन तमाम एग्जाम्स के कैंसिल या पोस्टपोन होने की सूरत में एनटीए के इस तमाम गड़बड़झाले को लेकर, छात्रों के भविष्य के अंधकार में स्थिति को लेकर विपक्ष पहले से ही कमर कसकर तैयार है। राहुल गांधी तो लगभग हर मौके पर कह रहे हैं कि संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। नए क्रिमिनल लॉ जो अब होने वाला है, भारत न्याय संहिता BNS, ये 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है देश के कई हिस्सों में और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये पूरे देश में लागू होगा। उसे लेकर भी जबरदस्त विरोध है। डीएमके से लेकर कांग्रेस तक ने कमर बांध ली है। उनका कहना है कि भारत न्याय संहिता को अभी लागू इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी न के बराबर है। इस बिल को जबरदस्ती पारित किया गया जब बहुत बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को संसद भवन से बाहर निकाल दिया गया था, यानी कि इस पर चर्चा ही नहीं हुई। समितियों में चर्चा होनी चाहिए, ये एक अच्छा कानून नहीं है, यानी इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से घमासान के आसार दिख रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर भी घमासान बनता दिख रहा है, उस पर भी सेना की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। सरकार ने कहा है कि वो इस योजना में जहां कोई कमी है उसे दूर करेगी, लेकिन विपक्ष ने कमर कस ली है क्योंकि इस योजना के तहत कम से कम आने वाले 2 राज्यों के चुनाव में बड़ा असर पड़ेगा, जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र। उसके बाद शेयर बाजार में 4 तारीख को जो जबरदस्त गिरावट आई और 5 और 6 तारीख को उसमें जबरदस्त उछाल आया, इसे लेकर भी एक बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना है और इस मामले पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और फिर भारतीय रेलवे में सुरक्षा को लेकर अभी जो हमने देखा था ट्रेन एक्सीडेंट पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से विपक्ष ने कमर कस ली है कि किसी भी तरह से सरकार को बैकफुट पर लाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला तो नीट का मसला है और इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि तरह तरह की बातें सामने आएंगी। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए आए थे, उस वक्त भी सांसदों ने एक अलग ही रवैया इख्तियार किया था। विपक्ष के खेमे ने नारेबाजी शुरू कर दी थी, बार बार नीट के नारे लगा रहे थे। विपक्ष के इस तेवर से कम आप समझ सकते हैं कि विपक्ष क्या करने जा रहा है इस बार। देखिए ये वीडियो क्लिप आपके लिए। तो कुल मिलाकर जबरदस्त ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ विधि द्वारा स्थापित भारतर संविधान। तो हमने आपको ये दिखाया किस तरह से जब धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, HRD मिनिस्टर हैं, शपथ लेने के लिए जा रहे थे सांसदी की, तो उनके ऊपर तरह तरह के आक्षेप किए गए। जो अभी जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है उसमें क्या हाल है? अब जो मौजूदा सूरत हाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं, कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, सहयोगी जो कि अलग अलग दलों में हैं, यानी कि अगर आप सत्ता पक्ष के सहयोगी की बात करें तो 53 सांसद यहां पर हैं और विपक्ष में जो सहयोगी दल है उनकी संख्या 135 है। कुल मिलाकर 293 वर्सेस 234 ये आंकड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार किसी भी बिल को पास कराना सत्ता पक्ष के लिए पहले के मुकाबले आसान नहीं होगा।
वो इसलिए क्योंकि जो बिल पास करने का तरीका है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि किसी भी ऑर्डिनरी बिल को पास कराने के लिए साधारण बहुमत से काम चल जाता है। मनी बिल यानी कि फाइनेंस बिल को भी पास कराने के लिए साधारण बहुमत काम आता है। लेकिन जब आप प्राइवेट बिल की बात करते हैं तो यहां पर भी साधारण बहुमत से काम चल जाता है। अब मामला कहां अटकता है? मामला अटकेगा संविधान संशोधन पर, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चुनाव आयुक्त को हटाना, इस तरह के तमाम मामलों पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संसदीय ढांचे में बदलाव को लेकर अगर कोई संविधान संशोधन है तो इसमें भी 2/3 की जरूरत होती है और आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। इन सब मुद्दों पर आज सरकार को काफी बड़े पैमाने पर विरोध झेलना पड़ सकता है। अब ऐसे कौन कौन से बिल हैं जो अटक सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले बीमा सुधार कानून। इसमें एफडीआई को 49% से बढ़ाकर 74% करने की बात है। इंश्योरेंस सेक्टर का यह रिफॉर्म अपने आप में एक बहुत बुनियादी रिफॉर्म है जिसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस कंपनीज को है। इससे भारत में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश आने की संभावना है। लेकिन अगर इस बिल को पारित कराना है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। दूसरा बड़ा बिल, मोबाइल नेटवर्क की तरह बिजली कंपनी चूज करने का बिल। अभी तक हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम किस मोबाइल नेटवर्क में अपने मोबाइल फोन को जोड़ना चाहते हैं, हम उसका सिम कार्ड लेते हैं। इसी तरीके से बिजली कंपनी कौन सी है जो आपके घर को बिजली पहुंचाएगी, इसको भी चुनने का अधिकार आपको मिल सकता है। लेकिन सरकार ये तभी कर पाएगी जब इस बिल को पारित करा पाए। इसको पारित करा पाना भी अभी सरकार के लिए टेढ़ी खेल है। और उससे भी बड़ा मसला है डिजिटल इंडिया एक्ट का। डिजिटल इंडिया एक्ट में अब खास करके जो डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक एक्ट है जो उसको पेश करने की बात चल रही है। इस पर अभी सरकार ने पहले से लोगों की राय मांगी है। लेकिन अब जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें विपक्ष इसमें इतने ताकतवर स्थिति में है कि डिजिटल इंडिया एक्ट को वो पारित न होने देने में पूरी और सक्रिय भूमिका निभा सकता है। इससे भी काफी क्षति होगी। और इसके साथ साथ बीज विधेयक यानी कि जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट है, इसे लेकर किसानों की बेहतरी की बड़ी बातें कही जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस विधेयक को लेकर भी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है सरकार को। तो यानी कि मनी बिल तक तो ठीक है, फाइनेंस जो बजट पेश होगा वहां तक तो कोई दिक्कत सरकार को नहीं आनी जा रही। लेकिन उसके बाद जो बड़े बड़े बिल हैं, बड़े बदलाव के बिल हैं, आर्थिक सुधार के हों, सामाजिक सुधार के हों, सरकार के काम करने का ढांचा और तरीका हो, इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी मोदी सरकार।